ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ सर्जिकल पेशेंट। एक पेशेंट को हम ऑपरेट करने वाले हैं, तो ऑपरेशन से पहले हम उसकी कुछ बेसिक असेसमेंट करेंगे। ये असेसमेंट हम क्यों करते हैं? ये देखने के लिए कि आया पेशेंट सर्जिकली फ़िट है या नहीं है, क्या हम सर्जरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं या प्रोसीड नहीं कर सकते। तो हमें बेसिकली मालूम करनी है फ़िटनेस को। अब इन फिटनेस को मालूम करने के लिए हमें असेसमेंट करनी है। उसमें 3 चीज़ें फॉलो करेंगे। एक है हिस्ट्री टेकिंग, दूसरा एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट और तीसरा लैब्स है। 3 चीज़ें हम करेंगे। मरीज से कुछ सवाल पूछेंगे, फिर उसकी कुछ एग्जामिनेशंस करेंगे, फिर लैब्स भेजेंगे। इन तीनों चीज़ों की बेस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि वेदर द पेशेंट इज़ फिट फॉर सर्जरी या फिट नहीं है, सर्जरी हाई रिस्क होने वाली है या लो रिस्क होने वाली है, मोर्टलिटी के चांसेस हैं मरीज़ के या मोर्टलिटी के चांसेस कम हैं। तो एक एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और मैं आपके लिए इसमें MCQ वाले पॉइंट अलग बता दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले वी विल टेक हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हमारा एम क्या है? टू डिटरमाइन द फिटनेस फॉर सर्जरी। अब इसमें क्या क्या सवाल हम पूछेंगे, व्हाट टू आस्क। फर्स्ट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में पूछना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मरीज से पूछेंगे कभी दिल का दौरा तो नहीं पड़ा, MI, इस्कीमिक डिजीज़ तो नहीं है, एंजाइना वगैरह, एरिथमियास तो नहीं है। DVT की हिस्ट्री पूछना बहुत ज़रूरी है, हाई यील्ड पॉइंट है, क्योंकि अगर DVT की हिस्ट्री है तो ड्यूरिंग ऑपरेशन या पोस्ट ऑफ DVT के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एंड DVT अगर बन जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ख़तरा बढ़ सकता है। तो वी मस्ट रूल आउट द रिस्क फॉर DVT। फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ का पूछना है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में पूछेंगे इन्फेक्शंस का, कोई नमोनिया हुआ उसको रिसेंट टाइम में, एस्थमेटिक तो नहीं है, COPD तो नहीं है, या स्लीप एपनिया तो नहीं है मरीज़ को। ऑफ कोर्स हम अगर ऑपरेट करेंगे तो हमें मरीज़ को वेंट पे डालना होगा। अब इन बीमारियों में वेंट के साथ फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देन GIT के सवाल पूछेंगे। GIT की बीमारियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल GERD तो नहीं है। अगर GERD है तो ऐसे डिफेक्ट्स हो सकता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, मरीज़ को एस्पायरेशन की वजह से निमोनिया हो सकता है, राइट। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ अगर है तो रप्चर का ख़तरा हो सकता है। लीवर डिजीज़ है तो फिर ऑब्वियस सी बात है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का मसला हो सकता है। एपिलेप्सी का पेशेंट है, ड्यूरिंग सर्जरी उसको फिट्स पड़ गए तो फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो रिकरेंट स्ट्रोक भी हो सकता है। एंडोक्राइन में फ्यूक्रोमोसाइटोमा के लिए रूल आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे मेडिसिन में ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर एक मरीज़ को फ्यूक्रोमोसाइटोमा है तो देयर विल बी मैसिव रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन, राइट, मैसिव रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द ट्यूमर, एंड उससे BP शदीद बढ़ जाएगा, जिससे स्ट्रोक ब्लीडिंग का ख़तरा बढ़ जाएगा। थायरोटॉक्सिकोसिस का पूछना ज़रूरी है, क्योंकि मरीज़ में थायराइड स्टॉर्म हो सकता है, सीवियर हाइपरथायराइडिज्म जिसको हम कहेंगे, तो वो चीज़ें हो सकती है। शुगर का पूछना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायबिटिक पेशेंट है, शुगर कंट्रोल में नहीं है तो और बेसी बात है इन्फेक्शन हील नहीं होगा, ज़ख़म भी हील नहीं होगा। मस्कुलोस्केलेटल में SLE, RA, मास्तीनिया ग्रेविस का पूछना है। एलर्जीज़ का पूछना ज़रूरी है, ड्रग एलर्जी स्पेशली, क्योंकि हम मरीज़ को देंगे एनेस्थीसिया, तो अगर वो एलर्जी के किसी ड्रग को तो वी हैव टू अवॉइड द पार्टिकुलर ड्रग। प्रीवियस सर्जरी का पूछेंगे, फिर उस सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए थे वो पूछेंगे। ओरिजिनल सिस्टम में रूल आउट करना है CKD, UTI को। डेंटल में वी हैव टू रूल आउट एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, मरीज़ को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स तो नहीं है। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग अगर हो गई हो मरीज़ को आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल मरीज़ को कोई वॉन विलिब्रेन डिजीज़ हो, हीमोफीलिया हुआ हो, ITP हो, तो इन सब चीज़ों में हमें पूछना ज़रूरी है, हमारे मरीज़ से सवाल पूछना ज़रूरी है। फिर हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन में हम क्या क्या पूछेंगे? हम एग्जामिन करेंगे जॉन्डिस तो नहीं है पेशेंट को, JVP हार्ट फेलियर को रूल आउट करना है, एनीमिक तो नहीं है, पैलर देखेंगे, एनीमिक है तो वी मस्ट अरेंज द ब्लड, साइनोस तो नहीं है, क्लेबिंग तो नहीं है, कॉलिनाइकिया तो नहीं है, हाँ, लिम्फ नोड वगैरह तो इनलार्ज नहीं है, एडिमेटस तो नहीं है, फिब्राइल तो नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में फिर सर्जरी रिस्की बन जाती है। सिस्टेमिक में ब्लड प्रेशर देखना है, पल्स, ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट साउंड्स, रेस्पिरेटरी में एयर एंट्री देखेंगे, ब्रेथ साउंड देखेंगे, रेट देखेंगे, चेस्ट एक्सपेंशन देखना है। ये सब चीज़ें क्यों देख रहे हैं? टू इंश्योर कि ये पेशेंट सर्जिकली फिट है। GIT में देयर विल बी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हर्निया, बावल साउंड्स, ये देखने हैं।
न्यूरोलॉजिकल में जीसीएस हैं, सेंसेशंस हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस देखेंगे। लैब्स में बीएलआई भिजवाएंगे, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सीबीसी करवाना ज़रूरी है, एचबी देखना है, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट कम हो ब्लीडिंग का खतरा होगा तो प्लेटलेट का देखना ज़रूरी है। डब्ल्यूबीसी रेज्ड एक्यूट इन्फेक्शन है तो वी शुड बी केयरफुल, एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है। एचबी कम है तो वी शुड अरेंज ब्लड। ईसीजी करेंगे तो रूल आउट कोई इस्कीमिक डिजीज़ की उसमें तो नहीं है, सब एविडेंस तो नहीं है, या एरिथमियास तो नहीं है पेशेंट को, तो ईसीजी करना तो मस्ट है। आरएफटीज करेंगे टू चेक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हाँ, ताकि आरएफटीज को हम रूल आउट कर सकें। इलेक्ट्रोलाइट्स भिजवाना ज़रूरी है। कोआगुलेशन प्रोफाइल में पीटी, एपीटीटी, बीटी, आईएनआर करना ज़रूरी है। चेस्ट एक्सरे करना ज़रूरी है टू रूल आउट निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, नॉट एसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन। यूरिन आरी करेंगे टू रूल आउट एनी इन्फेक्शन, हेमाचूरिया। एबीजीज टू रूल आउट अल्कलोसिस, एसिडोसिस। हेपेटाइटिस बी एंड सी सीरोलॉजी मस्ट है। क्यों मस्ट है? ताकि जो इंस्ट्रूमेंट्स है फिर उसको बाद में हम स्टरलाइज कर सकें या उसको बाद में यूज़ ही ना करें। BSR, HbA1c देखना ज़रूरी है टू रूल आउट डायबिटीज़। बीटा CG हाई यील्ड है टू रूल आउट प्रेगनेंसी, स्पेशली एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज गैनी में हमने पढ़ा था एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेन मिमिक करेगा अपेंडिसाइटिस को, तो वी शुड डू दिस एसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस। फिर उसके बाद आपने लैब्स करा लिए, आपने एग्जामिनेशंस कर ली, आपने हिस्ट्री पूछी, 3 चीज़ें तो आपने करा ली हैं। अब उसके बाद आगे हमें क्या करना है, अब वो आपके MCQs हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। CVS है तो BP को लिमिट में रखेंगे, लिमिट हमारा 160 तक है, हाई यील्ड, ये MCQ है। अगर इंजाइना का पेशेंट है तो कार्डियोलॉजी ओपिनियन लाजमी लेना है। अगर MI का रिस्क ज़्यादा है तो एंजियोग्राफी पहले कराई। एंजियोग्राफी में कोई ब्लॉकेज है तो स्टंटिंग ज़रूरी है पहले, ठीक है। हम डायरेक्टली ऑपरेशन के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे, वी विल डिले। अगर मरीज़ को MI हो चुकी है, ये भी MCQ आ गया, तो बेटर टू पोस्टपोन द सर्जरी फॉर 3 to 6 months, क्योंकि रीइन्फेक्शन का ख़तरा होता है। अगर मरीज़ को स्टंट डल चुके हैं, स्टंटिंग हो चुकी है और मरीज़ डुअल एंटीप्लेटलेट्स ले रहा है, पेशेंट्स लेते रहते हैं डुअल एंटीप्लेटलेट्स में, एस्पायरिन लेते हैं, क्लोपिडोग्रेल लेते हैं, तो एस्पायरिन और क्लोपिडोग्रेल अगर ले रहा है, बेटर टू डिले द सर्जरी फॉर 6 weeks एंड स्टॉप दीज एंटीप्लेटलेट्स। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी आ चुकी है, लाइक अपेंडिसाइटिस है, तो फिर बेशक एंटीप्लेटलेट्स जारी रख के ऑपरेट कर लो, क्योंकि डिलेइंग द सर्जरी इन अपेंडिसाइटिस कैन बी लीथल, राइट। हाँ, अगर ब्लीडिंग का खतरा ज़्यादा है, आपको पता है एंटीप्लेटलेट्स विल इंक्रीज द ब्लीडिंग, तो फिर वी कैन स्टॉप क्लोपिडोग्रेल एंड वी कैन कंटिन्यू एस्पायरिन। तो अब ये बेसिक प्रोटोकॉल हो गया, ये MCQs है कि 6 week पहले बंद कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर इमरजेंसी है तो बंद कर दो, 24 आवर बिफोर बंद कर दो, ऑपरेट करो, फिर उसके बाद शुरू कर दो। अगर 24 आवर से भी कम टाइम है तो नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू प्रोसीड विद द सर्जरी, ठीक है। ये पॉइंट ज़रूरी है। अगर कोई वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, लेट्स से वल्वुलर हार्ट डिजीज़ में मरीज़ को माइट्रल स्टेनोसिस है और मरीज़ वारफरिन ले रहा है, तो वारफरिन कब बंद करेंगे, ये भी MCQ है। वारफरिन शुड बी स्टॉप 5 days बिफोर द सर्जरी। और आप सबको मालूम है कि अगर हम वारफरिन देंगे तो वारफरिन के साथ हम मॉनिटर करते हैं INR। अब अगर मेरे मरीज़ का INR कम हो रहा है, यानी लेस देन 1.5 तक आ गया, इस बात का मतलब ये है कि अब इस मरीज़ में थ्रोम्बस का ख़तरा बढ़ गया है, क्योंकि विद वारफरिन थ्रोम्बस का ख़तरा तो नहीं बनेगा। मैंने वारफरिन बंद कर दी है, लेकिन अब INR 101.5 से कम है। दैट मीन्स कि नाउ देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बस, और हम ये रिस्क तो नहीं उठाएंगे कि थ्रोम्बस मरीज़ को बन जाए, तो नाउ वी विल स्विच द पेशेंट टू हेपारिन। यह हाई यील्ड पॉइंट है। वारफरिन को बंद करेंगे 5 days बिफोर द सर्जरी, देन वी विल बी चेकिंग INR लेस देन 1.5, तो वी विल स्टार्ट हेपारिन आल्सो, ठीक है। एरिथमियाज हैं तो एरिथमियाज में बीटा ब्लॉकर दे लें टू स्टेबलाइज द हार्ट। वारफरिन को बंद करेंगे 5 दिन पहले। हार्ट ब्लॉक है, हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स ने यूजुअली पेसमेकर लगाया होता है। अगर पेसमेकर लगा है तो फिर आप ड्यूरिंग ऑपरेशन अवॉइड करोगे इलेक्ट्रिकल डायथर्मी, हाई यील्ड है, इलेक्ट्रिकल डायथर्मी फिर अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पेसमेकर लगा हुआ है, बैटरीज लगे हुए हैं, तो आप कोई इलेक्ट्रिक चीज़ अप्लाई नहीं करोगे बॉडी पे। एनीमिक है पेशेंट तो और HB लेस देन 7 ग्राम है तो RCC, ये तो इंडिकेशन है ना
कि 7 ग्राम से कम पे RCC लगेगा। अगर आपको ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है, मरीज़ का ब्लड ग्रुप अननोन है, तो फिर यू नो दिस वेरी वेल, अननोन ब्लड ग्रुप में वी विल गो फॉर O नेगेटिव ब्लड। हम दे देंगे मरीज़ को O नेगेटिव ब्लड दे देंगे। ये पॉइंट ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन है तो बेटर टू डिले द सर्जरी बिकॉज सेप्सिस का ख़तरा होता है। हाई यील्ड पॉइंट है ये। एंड कब तक डिले करेंगे? 4 to 6 वीक्स। एंड मीनवाइल एंटीबायोटिक्स देंगे। स्मोकर हैं तो स्मोकिंग तो लाजमी बंद करनी है, क्योंकि मैंने पहले समझाया था कि इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एस्थमेटिक हैं तो वी विल गो फॉर ब्रोंको डायलेटर्स। GIT हैं तो GIT में पेशेंट को NPO रखें, नील पर ओरल। You know this very well. Before the operation, patient should not eat or drink anything because during the operation there is high risk of aspiration, right? Aspirational pneumonia. Solid food को हम बंद करेंगे 4 से 6 घंटे पहले, एंड लिक्विड फूड को हम बंद कर देते हैं 2 घंटे पहले। वैसे तो आइडियली हम रात 12 बजे के बाद बंद कर देते हैं अस्पतालों में, एटलीस्ट 8 घंटे पहले। लेकिन किताबी पॉइंट के हिसाब से, बुकिश बातों के हिसाब से, सॉलिड फूड को कब बंद करेंगे? सॉलिड फूड को बंद करना है 4 से 6 घंटे पहले, और लिक्विड फूड 2 घंटे पहले। फिर उसके बाद नेक्स्ट, किन लोगों में ख़तरा है एस्पायरेशन का? शुगर के मरीज़ों में बिल्कुल, स्ट्रोक एंड हार्निया वाले मरीज़ों में। कोआगुलेशन प्रोफाइल करेंगे, PT एपिटिटी करेंगे। अगर थ्रोम्बोसिस का रिस्क ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल DVT की हिस्ट्री है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हिस्ट्री है, तो फिर हम अगेन क्या करेंगे? वी विल स्विच टू हेपरिन, नॉट वारफरिन। ओके, वारफरिन बंद करेंगे। वारफरिन डेंजरस है। कब बंद करेंगे? 5 दिन पहले। INR देखेंगे, अगर 1.5 से कम है, थ्रोम्बस का ख़तरा ज़्यादा है, तो स्विच टू हेपरिन। अगर इमरजेंसी है, फॉर एग्जांपल मरीज़ वारफरिन ले रहा था और अब इमरजेंसी आ गई है, ऑपरेट करना है, तो प्रोसीड विद द ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन डिले करना भी रिस्की हो सकता है। लेकिन अब मरीज़ तो वारफरिन ले रहा था, वारफरिन के साथ तो फिर ब्लीडिंग का ख़तरा है। यस वी नो, बट देन वी विल कीप फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा रेडी। या तो हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा रेडी रखेंगे, या इससे भी बेहतर जो है वो है प्रोथ्रम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सनट्रेट, ये रेडी रखेंगे। दे कंटेन द क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंड साथ में विटामिन के इंजेक्शन भी लगा देंगे, ताकि इन केस अगर ब्लीडिंग हो तो फ़ौरन ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद हो। अगर मरीज़ को हाइपोकैल्सीमिया है तो इसको भी कंट्रोल करना है ताकि फिट्स ना हो जाए, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे। ब्लड शुगर देखेंगे हर 2 घंटे के बाद अंदर। एंड BMI लेस देन 17 हो तो ये अंडर नरिश्ड है, इसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे दें। BMI मोर देन 30 है तो ये ओबीज़ हैं, तो इनको हम काउंसल करेंगे कि सर्जरी रिस्की होने वाली है। अगर पॉसिबल है तो सर्जरी को डिले कर दे, वज़न कम करा दे। अगर इमरजेंसी है तो फिर ऑफ कोर्स DVT प्रोफाइलिसिस दे देंगे, और वी विल प्रोसीड विद द सर्जरी। अगर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो इनके नेक का एक्सरे ज़रूर करना है। क्यों नेक का एक्सरे ज़रूर करना है? क्योंकि इनका जो फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा में जॉइंट है, जिसको हम कहते हैं एटलेंटो एक्सेल जॉइंट, इस जॉइंट की सबलक्सेशन होती है, तो इसलिए इसको रूल आउट करना ज़रूरी है। ये भी MCQ है। उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द हाई रिस्क पेशेंट्स। हाई रिस्क पेशेंट्स की असेसमेंट हम कैसे करेंगे? तो अब ये देखें कि फैक्टर्स दैट विल प्रीडिस्पोज द पेशेंट टू हाई रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे मरीज़ में ड्यूरिंग ऑपरेशन ख़तरात बढ़ जाएंगे? उसमें एक आएगा पेशेंट फैक्टर। पेशेंट फैक्टर में MI, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, हार्ट फेलियर अगर है, हाइपरटेंसिव पेशेंट, COPD, रिस्पिरेटरी फेलियर, एज मोर देन 70, डायबिटिक पेशेंट, CKD, ओबीज, मालनरिश्ड, इन सब कंडीशन में रिस्क बढ़ जाते हैं। दीज आर द कोमार्ब्स विच विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। ऑपरेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर दौरानियाँ ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल सर्जरी का ड्यूरेशन 1 से 5 घंटे तक है, या बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, या कोई इमरजेंसी सर्जरी हो, फॉर एग्जांपल आर्गन परफोरेट हो चुका है, कोई गैंग्रीन हो चुका है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस है, ऑल दीज आर हाई रिस्क सर्जरीज। फिर न्यूरो सर्जरीज आर हाई रिस्क, थोरेसिक सर्जरीज आर हाई रिस्क, एब्डोमिनल वस्कुलर सर्जरीज आर हाई रिस्क। तो कुछ सर्जिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ मरीज़ के फैक्टर्स होते हैं जिनसे
मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज़ नोट करें इसमें मेन पॉइंट्स कि हेपरिन कब बंद करेंगे, प्लेटलेट्स एस्पायरिन और क्लोपिडोग्राल कब बंद करेंगे, बीपी कितना रखना है। ये बस कुछ ही बातें हैं एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ के लिए, बाकी पूरा टॉपिक इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। फिर अगर वो पूछे कि असेसमेंट ऑफ द पेशेंट फॉर कार्डियक इवेंट्स, हमने ये असेसमेंट करना है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन मरीज़ को कोई कार्डियक इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके लिए हम फॉलो करते हैं रिवाइज्ड कार्डियक रिस्क इंडेक्स RCRI। ये जो RCRI है इस इंडेक्स को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इसमें कुछ बातें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या पहले से मरीज़ को कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है? अगर है तो 1 पॉइंट लिख देंगे। क्या मरीज़ को पहले कोई स्ट्रोक हो चुका है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट? यस, तो फिर 1 नंबर। मरीज़ को क्रोनिक हार्ट फेलियर है तो 1 नंबर। शुगर का मरीज़ है और इंसुलिन ले रहा है, 1 नंबर। मरीज़ का क्रिएटिनिन 2 से ज़्यादा है तो 1 नंबर। हाई रिस्क सर्जरीज है लाइक एब्डोमिनल थोरेसिक सर्जरी तो 1 पॉइंट। अब देखते जाएं, अगर 0 पॉइंट है तो फिर कार्डियक इवेंट होने के चांसेस 0.4% है, यानी ऑलमोस्ट ना के बराबर। अगर 1 पॉइंट आ रहा है तो फिर 0.9% है। अगर स्कोर 2 आ रहा है तो 6.1%, एंड अगर स्कोर मोर देन 3 आ रहा है तो 11.1%। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी है, उसका हार्ट फेलियर भी है, वो डायबिटिक भी है और उसका क्रेड भी रेज्ड है, तो स्कोर 4 बन गया, यानी 3 से ज़्यादा बन गया। तो कितना रिस्क है इवेंट का? 11.1%। ठीक है। तो हम RCRI स्कोर देखते हैं कार्डियक इवेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। दैट्स इट। ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट है।